मतलब जो प्योर ग्रेविटेशन था वो ख़त्म हो चुका केपलर्स लॉ के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फ्लोटेशन। ठीक है, क्या होगा, फ्लोटेशन। मैं डायरेक्टली इसको शुरू नहीं करूँगा, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, डेंसिटी वगैरह क्या होता है वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा। सबसे पहली चीज़ क्या है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं, पहले जानते हो, डिनोट करते हैं इसको रो से। किससे, रो से। तो डेंसिटी किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब इसका, कि कोई यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस के उसका कितना मास कंटेंट है। ये बात हुई, ये बात होगा ना, यूनिट वॉल्यूम में उसके कितना मास कंटेंट है उसे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। क्या कहेंगे, डेंसिटी। तो क्या डिफाइन करेंगे इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, बाकी जानते हो, स्कॉल्ड है, इज नॉन है, जो मर्जी लगा लो। ठीक है, क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है और वॉल्यूम v है, तो इसकी डेंसिटी क्या कहलाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, kg। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, लीटर नहीं बोलना, क्या होगा, मीटर क्यूब। तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। लेकिन जो वाटर है, वाटर, इसकी डेंसिटी याद रखनी है तुम्हें, अक्सर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, या इसी बात को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो ये आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ठीक है, पक्का। हाँ जी, इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बताओ। अगर समझ गए डेंसिटी क्या है तो ये बात समझ में आ गई होगी। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या बता रहा है, हाँ, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर का 1000 किलोग्राम मास कंटेंट होगा। मतलब क्या है कि मान लो 1 मीटर ये इतना बड़ा, ठीक है, इसकी हाइट इतनी बड़ी और इसकी ब्रेथ भी इतनी बड़ी ले ले, तो एक ऐसा कंटेनर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके अंदर पानी भर दो तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1000 किलोग्राम। उसके अंदर जो पानी आएगा उसका मास कितना होगा, 1000 किलोग्राम। ये कहना चाह रहा है ये डेंसिटी। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या,
रिलेटिव डेंसिटी। सब ध्यान समझना, बहुत आगे आएगा, आर्किमिडीज पहुंचेगा कि पट से आ जाएगा ये, ठीक है। और अच्छे खासे क्वेश्चन ये नहीं समझोगे तो लगेगा पता नहीं कैसे हो गया ये। रिलेटिव डेंसिटी ये जो है बेसिकली रेशियो है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रेशियो है। किस चीज़ का? किसी भी बॉडी के डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी से। किसी भी बॉडी की डेंसिटी का रेशियो है किससे? वाटर की डेंसिटी से। मतलब दुनिया में कोई भी बॉडी लो, उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से रेशियो निकाल दो, दैट रेशियो इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। बस समझ में आ गया क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। तो ऊपर क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ आ गई बात है? क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, तुम बताना इसकी यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? हाँ, ऐसे शक्ल देख रहे हो जैसे कोई हमने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। तुम बताना। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ, पीछे देख रहा है, इससे पूछ रहा है, पीछे देख रहा है। चलो तुमसे पूछ, तुम्हें बताना। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, बताना इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जानते हो? हाँ, कितनी वैल्यू आएगी? सेम यूनिट में आएगा? 10 सेंटीमीटर। शाबाश। 10 तो बोले तो ठीक था, तुमने बाद में सेंटीमीटर बोल के गलत कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट नहीं गया, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है भाई। ये भी डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट होगी, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी यूनिट होगी। तो सेम यूनिट में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब रेशियो जब भी निकालते हैं तो यूनिटलेस क्वांटिटी आता है। हाँ, लेकिन रेशियो किसका? एक ही जैसे सब्सटेंस का। समझ में बात है कि नहीं? एक ही जैसे फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अगर रेशियो निकालोगे तब यूनिटलेस आएगा। तो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी से डेंसिटी का रेशियो है, वैल्यू क्या आएगी? यूनिटलेस। लिखो लिखो लिखो, क्या पता फिर से कह दो सेंटीमीटर। लिखो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी is a relative density is a unitless quantity. Relative density is a unitless quantity. Relative density is a unitless quantity. Relative density क्या है? Unitless quantity है। अब देखना इधर, इधर सब देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इसी में। यहाँ से क्या पता चला? किसी भी बॉडी का डेंसिटी, सब्सटेंस का डेंसिटी चाहिए तो उसके रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसा कह सकते हैं? ये अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? वाटर की डेंसिटी से। तो क्या देगा? उस बॉडी की डेंसिटी। ठीक है। तो अब ज़रा बताना, सपोज कर लो कॉपर की डेंसिटी जो है 15.8 है, रिलेटिव डेंसिटी। कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी क्या है? ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं डाटा। 15.8 है। कितना? 15.8 है। तो बताओ कॉपर की डेंसिटी कितनी होगी? कॉपर की अगर रिलेटिव डेंसिटी 15.8 है तो कॉपर की डेंसिटी कितनी होगी? अच्छा, दूसरा तो नहीं सोच रहे कि वाटर की डेंसिटी नहीं पता? बेवकूफ़ो, इधर लिखा चुका हूँ।
ठीक है, ये याद रखने हैं कि एक ही चीज़ तो दिया सर ने अभी, ये इधर बता चुका हूँ, ये याद रखने हैं। ठीक है, तो वाटर कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी दे दिया कितना 15.8, और ये तुम्हें पहले से पता है ना, कितना आ जाएगा 1580। पिटेगा ये, सही से करो। एक जीरो और बढ़ाओ तुम, 1580 बोल रहे हो, 15,800, 15,800 यूनिट। अब तो यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? तो डेंसिटी किसी बॉडी का अगर चाहिए सब्सटेंस का, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी को किसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो? वाटर की डेंसिटी से। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, एक बात और देखो कि अगर मान लो ऐसे, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? भूल गए सर, 5वीं क्लास में पढ़े थे। हाँ, 3/4 कैसा फ्रैक्शन है? अरे कौन सा भिन्न है? अब उससे पूछ रहा हूँ, हिंदी मीडियम में। हाँ, इम्प्रॉपर, मतलब सबका यही हाल है। प्रॉपर है, क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा अच्छा, ये पूछता तो बता देते कि वैल्यू 1 से छोटी हो गई है बड़ी। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो दोनों पॉजिटिव अगर तो 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू, पक्का। और अगर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी आएगी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये तो रेशियो ही है ना, रेशियो ही है ना। तो यहाँ से क्या देख रहे हो? रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या है? रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का। तो अगर मैं कह लूँ कि इस रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है या कम है। कह सकते हैं? पक्का? हाँ, याद रखते रहे ना ये। मतलब रिलेटिव डेंसिटी से हम बता सकते हैं, ये क्या बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वैल्यू देख के अंदाज़ा लगा लेंगे, कितना आएगा वो नहीं पता, अंदाज़ा लगा लेंगे कि वैल्यू कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। सिमिलरली, और अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो? लेस देन 1 हो, इसका मतलब अब कौन बड़ा होगा? ये 3/4 के जैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो छापो 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 छापो। देखो, ये सब चीज़ें पढ़ते वक्त बहुत आसान लगता है, लेकिन अप्लाई करते वक्त हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को क्लियर रखो। इसलिए मैंने डायरेक्ट फ्लोटेशन नहीं शुरू करा, प्रेशर है ये, फ्लोटेशन, पहले सारी टर्मिनोलॉजी समझो। ठीक है, हो गया? अच्छा जी, वेट क्या होता है? वेट mg, वेट, हाँ ठीक है, वेट क्या होता है? ठीक है वो समझ में आ गया, m × g। ठीक है, ये रब करो। चलो तुम ही बताओ एक बात और,
डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, हमने लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर दोनों को सेम यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ये बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब में इस सब्सटेंस का कितना मास है, और ये बता रहा है उसी 1 मीटर क्यूब में उस वाटर का कितना मास है। नहीं समझे, दोबारा से बोलता हूँ कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या कहोगे, समथिंग किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी क्या होगा, कुछ वैल्यू होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही होगा ना। जैसे ये इसको मान लो 980 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको मान लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कुछ भी। तो इनडायरेक्टली हम यही तो कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है किसी सब्सटेंस का, वो एक्चुअली ये बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में वाटर और इस सब्सटेंस में से किसका मास कितना है। पक्का, मतलब वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम में बताता है किसका मास कितना है, और वो सेम भी कितना यूनिट है। इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही, आ रही। चलो, तो मतलब सेम वॉल्यूम में बताता है, ठीक। अगर हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है, और इसको मैं ms लिख दे रहा हूं, ठीक है। और इसी में एक बार फिर वाटर लिया और उसको कहा mw, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। पहले एक बार भाई एक ही मेजरमेंट से बहुत सारी चीज़ें मेजर कर लेते हैं ना। पहले क्या ले लिया, सपोज कर लो हनी ले लिया, उसको मेजर कर लिया, फिर वाटर ले लिया, उसको हनी मेजर कर लिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, इसको कहा मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम कह लो क्या v। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या लिखोगे, ms बाय v, और इसको क्या लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर, mw अपॉन v। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं हम। और mw डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बस समझ में आ गई, मतलब सेम वॉल्यूम के लिए हमने सब्सटेंस को भी लिया और वाटर को भी लिया। चाहो तो तुम v को यूनिट ही कह दो, ठीक है। यूनिट इसलिए नहीं लिया ताकि थोड़ा ms रो s के बराबर दिखता, थोड़ा बाद में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते तुम कि मास डेंसिटी के बराबर कैसे, ठीक है। उस वक्त तो भूल जाते ना कि 1 भी रखा था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए v रहने दिया हमने, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये क्या है मास ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है मास ऑफ वाटर, ठीक है। चलो, अब मैं कहूँ वेट कितना है, वेट ऑफ सब्सटेंस क्या करोगे, इसको g से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अर्थ सरफेस की ही बात कर ले तो क्या लिखोगे, W वेट ऑफ सब्सटेंस दोगा msg इक्वल टू रो svg। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई परेशानी है इसमें, है या नहीं, नहीं है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर क्या लिखोगे, मास ऑफ वाटर इनटू जी, ये लिखेंगे। तो मास ऑफ वाटर, और इसी को आगे लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी, ठीक है, पक्का। चलो इसको रब करो, ये बताओ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉरी वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ वाटर का रेशियो निकाल दें। क्या निकाल दें, क्या निकाल दें, रेशियो निकाल दें। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, मतलब किसी सब्सटेंस के वेट का अगर हम रेशियो निकालें वाटर की वेट से, बशर्ते कि दोनों सेम वॉल्यूम में हो, दोनों सेम वॉल्यूम के लिए। ये नहीं कि पूरे रिवर का पानी ले लो, ऐसा नहीं, समझ में बात है। सेम वॉल्यूम के लिए किसका मास ले,
किसी बॉडी का और उतना ही वॉल्यूम किसका ले, वाटर का ले, उस कंडीशन में दोनों का वेट का रेशियो निकाले। बात समझ में आई? तो उस कंडीशन में इस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तब ये बताओ मास ऑफ सब्सटेंस तो कितना है, सेम वॉल्यूम के लिए काम क्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, msg ओवर mwg। चाहो तो इसको मल्टी खत्म कर दो। अगर m गिवन है तो वेट का रेशियो बेसिकली मास का रेशियो होगा, है ना। अगर मास गिवन है क्वेश्चन में, या तो मास गिवन हो सकता है या डेंसिटी गिवन हो सकता है, ठीक है। अगर मास का रेशियो है, अगर मास गिवन है तो मास का रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी के रेशियो ही होगा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होगा। मतलब उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेट हमें गिवन नहीं। बात समझ में आई? अगर दोनों का मास गिवन है तो सिंपली मास का रेशियो निकाल दो, वॉल्यूम तो सेम है, तो मास का जो रेशियो आएगा वही वेट का भी रेशियो आएगा, ठीक है। समझ आई बात है? तो उस कंडीशन में वेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मास का रेशियो निकाल दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। नहीं समझे? बात समझ में आई? तो ये नहीं सोचना कि उसको जी से मल्टीप्लाई करके फिर रखोगे 9.8 और फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा मास का रेशियो निकाल दो। अगर मास गिवन नहीं होगा तो डेंसिटी गिवन होगा, तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम इनटू जी, वहां से, और नीचे से क्या रखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनटू जी। इससे ये खत्म। क्या पता चला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हकीकत में क्या है, क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो रिलेटिव डेंसिटी ना दे करके स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, कोई बात नहीं, उसको रिलेटिव डेंसिटी की जगह इस्तेमाल कर लेना, रेशियो दोनों का सेम ही होता है। बस समझ में आई? बस समझ में आई? तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कि वेट का रेशियो ये है, कोई बात नहीं, तुम उसको रिलेटिव डेंसिटी मान लो, ठीक है। बात समझ में आई? हालांकि दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही बताना था, इसका पर्पस ये था, ठीक है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इंटरचेंजेबल क्वांटिटी है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। समझ आई बात है? तो यहाँ पर हमने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इट्स रिलेशन विद रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हाँ जी, समझ गए? रब करूं? नीचे लिख लेना, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी आर इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लो, प्रेशर, क्या डाल लो, प्रेशर, ठीक है। देखो, इस प्रेशर को डिफाइन करने में कुछ टर्मिनोलॉजी आता है, जैसे नॉर्मल, थ्रस्ट, ठीक है, इस तरह का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है किसको डिफाइन करने में,
प्रेशर को, तो साइड में लिख लो, क्योंकि फोर्स एंड प्रेशर तो खत्म हो गया है। थरस्ट नॉर्मल वगैरह की बात मैं वहाँ किया हूँ, कहाँ पे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो इसको मैं दोबारा याद दिला दूँ। देखो थरस्ट क्या है, किसी सरफेस के ऊपर, थरस्ट जो है ना बेसिकली नॉर्मल ही है, अलग अलग बात नहीं है। क्या है, नॉर्मल ही है, बस नॉर्मल में हम हार्ड सरफेस को देखते हैं, थरस्ट में सिंपली हम देखते हैं फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, बस नाम फर्क है। तो ये एरिया है कोई, ये तो मर गया खुद ही, हाँ ये कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लगता है दैट फोर्स इज नॉन एज थरस्ट, दैट फोर्स इज नॉन एज थरस्ट। समझ आई बात है। अब सोचो जब किसी बॉडी को ऐसे सरफेस पर डालते थे तो क्या लगता था, नॉर्मल, वो भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता था, वो भी तो सरफेस के क्या होता था, परपेंडिकुलर। तो इसलिए नॉर्मल भी क्या है, थरस्ट ही है। नॉर्मल फोर्स जो हम पढ़ते हैं वो भी किसके अंदर आता है, थरस्ट के अंदर आता है। बात समझ आ गई, किसके अंदर आता है, थरस्ट के अंदर आता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, तो फोर्स को थरस्ट कह रहे हैं, याद रखना। इधर देखो, ध्यान दो, आगे चलकर बहुत बच्चे इस थरस्ट को प्रेशर बना देते हैं, नहीं, सिर्फ फोर्स को हमने कहा है कि थरस्ट है, ठीक है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कुछ भी। क्या कह रहा हूं, किसी सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट कर रहा है, चाहे ऊपर से करे चाहे नीचे से एक्ट करे, लेकिन कितना हो, 90 डिग्री पे हो, तो इस फोर्स को हम थरस्ट कहते हैं। बात समझ आ गई, आई या नहीं आई, आ गई। तो अब देखो, जब ऊपर की तरफ से थरस्ट एक्ट करता है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड, और जब नीचे की तरफ से एक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, कहाँ होगी, अपवर्ड, ठीक है। तो ये भी थरस्ट है, तो इसको कहते हैं हम लोग अप थरस्ट, इसको कहते हैं डाउन थरस्ट, ठीक है। तो थरस्ट क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, अगर वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है बॉडी को फोर्स नॉर्मली एक्ट करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप थरस्ट, और अगर नीचे की तरफ लगेगा तो क्या कहेंगे, डाउन थरस्ट। बस समझ में आ गई, क्या कहेंगे, डाउन थरस्ट। समझ गए, हाँ जी समझ में आया, अप थरस्ट डाउन थरस्ट समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर फोर्स है सरफेस के, परपेंडिकुलर फोर्स है सरफेस के, ठीक है। चलो रब कर दो इसको। अब इधर आओ, प्रेशर क्या है, प्रेशर, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, या ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, थरस्ट। बात समझ में आ गया होगा किस फोर्स की बात हो रही है, नॉर्मल फोर्स या थरस्ट, नॉर्मल फोर्स और थरस्ट। सबका इंकविंग खत्म हो गया है। नॉर्मल फोर्स और थरस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स और थरस्ट पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, थरस्ट है ना, पर यूनिट एरिया। थरस्ट क्या है, बेसिकली फोर्स है ना। तो मतलब प्रेशर क्या है, एफ, यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं, एफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, पर यूनिट एरिया, दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रेशर, ठीक है। दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रेशर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। डिनोट करते हैं पी कैपिटल ए स्मॉल से। लेकिन इस डायग्राम, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो कायदे से क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा गया है पास्कल।
बस समझ आ गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा गया है? पास्कल। ठीक है, तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया एक साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है कि नहीं? भाई कोई बीवी के लिए अपने ताजमहल बना रहा है, तो इन्होंने भी बहुत कारनामे किए, तो इनको याद रखने के लिए इनके ख़ानदान वालों ने, इनके ख़ानदान कौन है? अरे साइंटिस्ट, वो घर वाले नहीं, वो तो यार पागल हो गया था ये। ठीक है, नहीं बोलते होंगे। ठीक है, 1 पास्कल किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? कितना फोर्स? कितना तो नहीं, ये एक है। हाँ, क्या कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा सरफेस ले लें और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं कितना? 1 न्यूटन का। कितने का? 1 न्यूटन का। तो उस सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर होगा दैट विल बी 1 पास्कल। ठीक है, बस समझ आई नहीं? ठीक, एक चीज नोट कर लो, दिल पे पत्थर रख के, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। हालांकि फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई? ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़ूं? चलो, प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम। प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का मतलब क्वेश्चन में लेवल के हिसाब से पूछता हूँ किससे पूछना चाहिए। ठीक है, जो बहुत आसान है तो वो बहुत आसान वाले बच्चे से पूछता हूँ। समझ गए किससे? चलो बताओ, लिक्विड कॉलम। नहीं पता? कॉलम का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई भी वर्टिकल कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड ट्यूब वगैरह, जिसके अंदर वाटर फिलअप होगा। बस समझ में आई? उसे क्या कहेंगे? लिक्विड कॉलम। बस समझ में आ गई? अरे बनाते हो ना, ये क्या कहलाता है? रोज। और ये क्या कहलाता है? कॉलम। है ना? तो ऐसे ही कोई कंटेनर होगा, ऐसे ही कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर क्या फिलअप है? लिक्विड फिलअप है। सिलेंडर के अंदर कह लो, बकेट के अंदर कह लो, लिक्विड कॉलम है वो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, कितना है वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 3 पॉइंट नहीं है, 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। मान लो इसका एरिया चाहो तो एरिया ही मान ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी सर्कुलर है, बाद में पता चला स्क्वायर फॉर्म में हो गया। तो जिस फॉर्म में भी हो, मतलब बेस का एरिया। बस समझ में? अगर स्क्वायर फॉर्म में हो गया तो क्या लोगे? L इंटू बी, और सर्कुलर हो गया तो क्या लोगे? एरिया पाई आर स्क्वायर। बस समझ आ गई? तो मतलब नीचे का एरिया क्या है? A है। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है।
इस पूरे की लेंथ कह दूं क्या मैं, सपोज कर लो h। तो अब मैं जानना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड की वजह से इस बॉटम के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। बस समझ आई, इस बॉटम के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, या किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पर ऊपर से, यही मान लो कि इस वाले यहाँ पर जो कोई आदमी अगर चला जाए अंदर में, समंदर के अंदर भी तो पानी है ना, वहाँ चला जाए, समंदर भी तो क्या है, एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा ना, वर्टिकल। तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, कुछ भी ऐसा पूछ लिया गया, ठीक है। तो देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पर फोर्स कौन होगा, ये जो हमारे सर के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, इसका जो भी वेट होगा वही तो फोर्स होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, m इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बेस। लेकिन m कौन सा, जो उस सरफेस के ऊपर है, कितना है ऊपर, तो m तो पता नहीं। एक काम करो, m को लिख दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कहां से आया, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से, ठीक है, अपॉन एरिया। वॉल्यूम पता है क्या, नहीं पता, फिर से देखो, ठीक है, मेंसुरेशन का इस्तेमाल कर ले। ये क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम देगा, ना ये ना बोलो, क्या हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम देगा, यस और नो। अरे तुम्हें जो पता है वो बोलो, ये भी बहुत गलत बात है। हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम देगा, नहीं यूनिट अलग हो जाए, अलग बात है। मैं कह रहा हूँ ये तो यहाँ पर तो वॉल्यूम आएगा ही, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने पूछ लिया, क्या हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वही देगा। हम यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं ना, तो क्या हमेशा एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला वॉल्यूम आएगा जो हमें चाहिए। हाइट, हाइट स्ट्रेट हो, हाइट स्ट्रेट है लेकिन ऐसे इंक्लाइन कर दें कंटेनर को, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब रुक जाओ, ये हाइट तो स्ट्रेट ही है, कहीं से भी लो हाइट स्ट्रेट ही आएगा। क्या अब इसके एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आएगा। अब इसकी हाइट क्या लोगे, अच्छा हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट की, तो वो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब साइड वॉल बेस पर परपेंडिकुलर हो। जब साइड वॉल बेस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वहीं पर ऐसा काम करते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, इसका लगाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, इसको इसके लेंथ को हाइट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो हाइट है इसके सेंटर से ये डालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। खैर मतलब इस कंडीशन में लेंथ हाइट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो ये वाली लेंथ है इसको हाइट कह रहे हैं कब, जब साइड वॉल क्या हो, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तभी हम ऐसा लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू दिस लेंथ, ठीक है। और क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। समझ में आ गई बात है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू दिस एक्स, व्हाट यू विल गेट, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा अगर यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ बेस इनटू एच, और अगर किसी एक्स साइड पर निकालना चाहते हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू दिस एक्स। बात समझ में आई। तो मैं अभी इसी के हिसाब से निकाल दूँ, ग्रेन वाले के हिसाब से। तो प्रेशर कितना हो जाएगा देखो, वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया से एरिया ख़त्म, रो डेंसिटी इक्वल टू, ओह सॉरी, प्रेशर इक्वल टू रो जी एक्स, रो जी एक्स, रो
जी एक्स, ये क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा किसी एक्स डेप्थ पर, किसी एक्स डेप्थ पर। समझ में आई बात है? सरफेस से एक्स डेप्थ नीचे कितना प्रेशर लग रहा होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स तो वेरिएबल है, चाहे यहाँ ले लो एक्स, ये वैल्यू लो, ये लो, ये लो, एक्स इक्वल टू एच लोगे तो बॉटम हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 लोगे तो टॉप हो जाएगा। तो ये बताओ क्या हम यहाँ पर रो और जी तो कांस्टेंट है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स यानी डेप्थ, मतलब इन लिक्विड कॉलम जब से जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। हाँ जी, बात समझ में आई? तो बचपन से जो ये बात रट रहे थे उसका लॉजिकल रीज़न ये है मैथमेटिक्स से। ठीक है, कि प्रेशर डेप्थ पर कैसे बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर नीचे जाने पर कैसे इंक्रीज हो रहा है। समझ आई बात है कि नहीं आई? तो लिखो, नोट करो यहाँ पर, इन लिक्विड कॉलम, इन लिक्विड कॉलम, इन लिक्विड कॉलम प्रेशर increases with depth, pressure increases with depth, pressure increases with depth। ठीक है, इन लिक्विड कॉलम प्रेशर increases with depth। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, इधर देखो, इस एक ही हाइट पर अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लें, से ए बी सी डी, तो क्या इसके लिए एक्स की वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रही। तो मतलब एट सेम लेवल प्रेशर विल रिमेन सेम, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी। नहीं समझा? ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या? स्पीड ठीक है ना? हाँ, तभी इंट्रेंस में तुम तो पढ़ चुके हो 9th, तो लिखो, जल्दी से लिखो। वैसे फिर भी रेगुलर जितना पढ़ाई दिया हूँ मैं, देखो हकीकत में तो कितने दिनों से क्लास चल रही है, ग्रेविटेशन ही चल रहा है। ठीक है, वो इस बात का फ़ायदा है कि इंट्रेंस लेट है। ठीक है, वरना 3 दिन में एक चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो क्या लिखो, एट सेम लेवल प्रेशर रिमेन इनसाइड लिक्विड कॉलम, एट सेम लेवल प्रेशर रिमेन सेम इनसाइड लिक्विड कॉलम, एट सेम लेवल प्रेशर रिमेन सेम। इसी चीज़ को बचपन वाली क्लास में यानी कि 8वीं क्लास में यहाँ पर होल करते थे, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से देखते थे वाटर निकलता था, सेम डिस्टेंस पे जाके गिरता था। नहीं किया बोतल में होल करके? कुछ तो घर की एक्टिविटी कर लिया करो, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक दोगे, कुछ तो कर लेते। ठीक है, ये क्यों जाता है? चूंकि प्रेशर सबके लिए क्या है? सेम है। सबके लिए क्या है? प्रेशर सेम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये बताओ, बॉटम पर, एट बॉटम प्रेशर कितना होगा? P इज इक्वल टू रो जी एच। लेकिन याद रखना, हमने अगर इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? 0। अब ज़रा सोच के बताना, क्या समंदर के ऊपर वाले सरफेस पर प्रेशर 0 होता है क्या? ना, ऊपर तो एयर है, तो मतलब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं किया है, तब ऐसा है। बस समझ आई? तो मतलब हमने यहाँ के प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कह दिया सपोज, या तो ऐसा कह लो जिसकी वजह से प्रेशर इतना होगा। ठीक है, या ऐसा कह लो कि यहाँ पर कुछ भी प्रेशर था, लिक्विड की वजह से प्रेशर नहीं था ना। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड की वजह से प्रेशर इतना है, मतलब एयर प्रेशर को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल यहाँ पर तो हकीकत में क्या होगा,
इस लिक्विड का भी प्रेशर होगा, साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं? दैट प्रेशर इज बेसिकली एक्चुअल प्रेशर। समझे? तो पहले तो वो समझना था। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या है? एक्चुअल प्रेशर है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करते तो बेसिकली हम क्या, इस बॉडी की वजह से, इस सब्सटेंस की वजह से सिर्फ प्रेशर निकालते हैं। इस प्रेशर को कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। मतलब यहाँ पर क्या था? पी एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर क्या था? पी एटमॉस्फेरिक प्लस दिस। ठीक है, तो अब ये बताओ टोटल प्रेशर कितना है? पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर का चेंज कितना है? डेल्टा पी। तो क्या कहोगे? पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक, ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रेशर दिया है ये। मतलब ये जो हमने लिखा है चेंज इन प्रेशर दिया है। अब चेंज इन प्रेशर में क्या, इसको जीरो मान लिए तो सीधा यही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करते तो हमें सिर्फ प्रेशर का चेंज मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल वैसा ही है। जब तक एक सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करोगे, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, खैर, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तभी तो वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो वो कैसे मेज़र करते हैं? वो तो बैरोमीटर से देखना पड़ेगा, है ना? तो खैर, जब चैप्टर ख़त्म होने लगेगा तब बताना कि सर बैरोमीटर से प्रेशर कैसे मेज़र करते, वो बताइए। ठीक है, हम अपने एटमॉस्फेयर की हाइट तो मेज़र नहीं करेंगे, लैब के अंदर बैठे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बात हम देखेंगे। ठीक है ना, वो चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है, लेकिन वो बाद में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखो। ये प्रेशर क्या है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर है। या तो ऐसा कहो, या कहो कि प्रेशर का चेंज है। यहाँ पर कितना प्रेशर और यहाँ पर कितना प्रेशर, उस प्रेशर का चेंज है। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले तो हमने समझा बगैर सोचे समझे कि ऊपर कोई प्रेशर है या नहीं है। जब निकाल लिया फिर कहा कि बताओ ऊपर प्रेशर था? हाँ, एयर था। उसको हमने कंसिडर नहीं किया, इसलिए ये क्या देता है? प्रेशर का चेंज देता है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच प्रेशर का अगर डिफरेंस चाहिए तो सिंपली ρGH लगा देना सरफेस के हिसाब से। एक सरफेस, दूसरा कोई भी पॉइंट, तो प्रेशर का चेंज कितना आ जाएगा? ρGH या ρGX। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या देता है? प्रेशर का चेंज, और प्रेशर के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर कहते हैं। तो मतलब गॉज प्रेशर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गई बात है? और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गॉज प्रेशर में ऐड कर देते हैं तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल, क्या हो जाता है? एक्चुअल प्रेशर हो जाता है। बात समझ में आ गई? लिखना चाहो तो कहीं पर कहानी बना के लिख लो, अगली क्लास हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो जी।